नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करती हूँ आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज अपन पढ़ेंगे पैथो 312 का पेपर सॉल्यूशन। जैसे कि अभी पिछले जो 3-4 एग्जाम हुए हैं उनमें जो पुराने जो पेपर हैं उनके ही क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। तो आज अपन पैथो के जो 3-4 साल के जो पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पेपर है वो है अपना 2023-24 का। 2023-24 का जो अपना पेपर पैटर्न होता है उसमें स्टार्टिंग के 5 तो डेफिनेशन, फिर उसके बाद डिफरेंस, फिर उसके जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। तो जो अपना थर्ड जो क्वेश्चन है उसकी जो फर्स्ट है वो है डेफिनेशन टुंग्रो। यह मुख्य रूप से धान व चावल की फसलों में होने वाला रोग है। यह वायरस के द्वारा होता है। जो अपना टुंग्रो ये धान या चावल की फसल में होने वाला रोग है, ये एक वायरस जनित रोग है। वायरस का नाम है टुंग्रो वायरस। जो अपना टुंग्रो जो धान व चावल की फसल में होने वाला रोग है और इसका जो रोग कारक है वो है अपने टुंग्रो वायरस। अगली अपने बीबीटीवी बनाना बंची टॉप वायरस ये एक वायरस है जो केले की फसल को प्रभावित करता है। यह वायरस केले की पत्तियों और तनों में संक्रमण का कारण बनता है। जो अपना बीबीटीवी जो वायरस है ये पत्तियों और तनों के अंदर जो संक्रमण होता है उसका कारण बनता है, जिससे उत्पादन व गुणवत्ता के अंदर कमी आ जाती है। जो इसका प्रोडक्शन और जो अपने को इसकी जो क्वालिटी प्राप्त हो रही है वो डिक्रीज हो जाती है। अगला अपने हाइपरट्रोफी, जो थर्ड डेफिनेशन है वो अपने हाइपरट्रोफी परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि या अतिवृद्धि को अपन हाइपरट्रोफी कहते हैं। जो परपोषी की कोशिकाएं हैं उनके आकार में बढ़ोतरी के कारण जो होने वाली अतिवृद्धि है उसे अपन हाइपरट्रोफी कहते हैं। अगली जो अपनी डेफिनेशन है वो है बायोट्रोफी या जेओपोसी। जेओपोसी एक ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन एवं जीवन चक्र के लिए पूरी तरह से अन्य जीवित जीवों या उत्तकों पर डिपेंड रहता है। जेओपोसी एक ऐसा जीव होता है जो अपने भोजन और जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है। अगला अपने फाइटोप्लाज्मा पौधों के फ्लोएम और कीटों में रहने वाला भित्ति रहित जो अपना फाइटोप्लाज्मा है वो भित्ति रहित एक कोशिकीय अकुंडलित और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जो होता है उसे अपन फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। पौधों के फ्लोएम और कीटों के अंदर जो एक भित्ति रहित एक कोशिकीय और अकुंडलित प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को अपन फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। अगला अपने डिफरेंस अपने कपास का उपटा और कपास का जड़गलन जो रोग है, कॉटन विल्ट और कॉटन रूट रॉट जो डिजीज है उन दोनों के अंदर अपने को डिफरेंस करना है। फर्स्ट है इसका जो रोगजनक है कॉटन विल्ट जो अपनी डिजीज है उसका रोगजनक है वो है अपना फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और जो अपनी कॉटन रूट रॉट जो डिजीज है उसका है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। अगला ये रोग वायु है, जल द्वारा फैलने वाला है, और यह है सिंचाई द्वारा। जो ओनली जल द्वारा फैलने वाला है, ये वायु और जल दोनों के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग पौधों की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करता है, और ये रोग मुख्य रूप से तना व जड़ को प्रभावित करता है। ये तो जो अपने जो पौधे की जो जितनी भी स्टेज है उन सभी स्टेज पर इफेक्ट डालता है, और ये इसकी जो तना और जड़ है उसके ऊपर ही प्रभाव डालता है। अगला अपने सीड ट्रीटमेंट जो करेंगे अपन कॉटन विल्ट के अंदर सीड ट्रीटमेंट वो करेंगे अपने कार्बोक्सिन से, और जो अपने इसमें करेंगे अपन ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा सीड ट्रीटमेंट करेंगे। ये हो गया अपने कॉटन विल्ट और कॉटन रूट रॉट के अंदर डिफरेंस। अगला अपने कॉफी की रोली रोग, कॉफी रस्ट और ज्वार का कंड रोग या सोरगम ग्रेन स्मर्ट
डिजीज है। इन दोनों डिजीज के अंदर अपने को डिफरेंस करना है। फर्स्ट ये है कवक जनित रोग है, और ज्वार का जो कंड रोग है ये भी कवक जनित रोग है। इसका जो रोगजनक है वो है अपने हिमिलिया वेस्टी ट्रिकिस, और इसका जो रोगजनक है वो अपने है सपोसोलिथिका सोरगाई। ये इन दोनों के रोगजनक हो गए। अगला अपने कॉफी की जो, यह कॉफी की पत्तियों पर हमला करता है, और जो अपना सोरगम वाला जो डिजीज है ज्वार का कंड रोग, यह जो उसके दाने होते हैं दानों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, दानों को काला कर देता है। अगला अपने उपयुक्त जलवायु, जो इसके लिए मतलब जो क्लाइमेट है वो इस रोग को फैलने के लिए वो है उचित आर्द्रता और मध्यम तापमान। जो अपने ज्वार का जो कंड रोग है उसके लिए शुष्क जलवायु और उच्च तापमान पर यह रोग अधिक फैलता है। अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन आएगा वो है अपने चावल का ब्लाइट उसका रोगजनक, प्रमुख लक्षण एवं रासायनिक नियंत्रण। चावल का ब्लास्ट, जो इसका रोगजनक है वो है अपने पायरिकुलेरिया ओराइजी। चावल का जो ब्लास्ट डिजीज है उसका जो रोगजनक है वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी, और जो ये रोग जो फैलता है वो कवक द्वारा। इसका जो रोग कारक है वो है कवक, पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक। इस रोग को रिचमेंड डिजीज भी कहते हैं। जो अपना राइस का जो ब्लास्ट डिजीज है उसको रिचमेंड डिजीज भी कहते हैं। ये रोग अधिक आर्द्रता वाले पर्यावरण में अधिक होता है। जहाँ जिस वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होगी वहाँ ये चावल का रोग फैलने की ज्यादा संभावना है। अगला अपने सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स भूरे गोल आंख और नाव के जैसे धब्बे दिखाई देंगे। पत्तियों के ऊपर भूरे गोल और नाव के जैसे धब्बे दिखाई देंगे। नेक रोटिंग, ये सड़ना, जो अपने जो तना है उसके ऊपर जो लास्ट में जो नेक होती है वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है। आधे भरे हुए दाने, चावल के अंदर आधे भरे हुए दाने प्राप्त होंगे तो इस रोग के ये सिम्टम्स है। पौधों की गर्दन से सड़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले लक्षण पत्तियों पर, सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे वो देंगे अपने को पत्तियों के ऊपर। मोस्ट डैमेजिंग स्टेज जो होती है नेक ब्लास्ट। अगला अपने केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल के अंदर अपन एक तो कर सकते हैं इसका सीड ट्रीटमेंट, या फिर खड़ी फसल के अंदर रसायन का प्रयोग करके अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपना सीड ट्रीटमेंट वो करेंगे अपन कार्बेंडाजिन 0.1%, 2 से 4 ग्राम मात्रा से प्रति केजी सीड को उपचारित करके फिर उसके बाद अपन उसकी बुआई करेंगे। अगला अपने खड़ी फसल के अंदर अपन स्प्रे करके ट्राइक्लोजोल 0.03%, कार्बेंडाजिन 0.1% और मैंकोजेब, इन सभी का अपन खड़ी फसल में स्प्रे करके और उससे अपने इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने बाजरे की हरित बाली रोग, उसका रोगजनक लिखना है, मुख्य लक्षण लिखने हैं और इसका भी केमिकल मैनेजमेंट अपने को लिखना है। उसमें फर्स्ट जो हरित बाली रोग है अपने, उसका जो रोगजनक है वो है अपने स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो कवक उसके द्वारा ये रोग फैलता है। रोग कारक इसका हो जाएगा, जो रोगजनक अपने को पूछा है वो हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और जिसके लक्षण है, मुख्य लक्षण सिम्टम्स, अगला देखेंगे अपन सिम्टम्स। पत्तियों के नीचे व्हाइट कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है। जो इसकी बाजरे की जो पत्तियां होती है उसके नीचे व्हाइट कॉटनी ग्रोथ अपने को दिखाई देगी। पत्तियों के ऊपर हल्के पीले स्पॉट्स दिखाई देते हैं। पुष्प क्रम में दानों की जगह पत्तियों में परिवर्तित हो जाती है। पुष्प क्रम में दाने नहीं बनते। संक्रमित पौधों में जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है। जो इसका जो संक्रमित जो पौधा है उसके अंदर फ्लावरिंग है ना वो टाइम से पहले ही होना स्टार्ट हो जाती है। दानों की जगह पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। वजह से ही इस रोग को ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं। जो अपना जो सिट्टा जो अपन बोलते हैं उसको, उसमें दाने की जगह जो दाना होता है उसकी जगह पत्तियों में वो रूपांतरित हो जाता है, इसलिए इसको ग्रीन ईयर डिजीज रोग कहते हैं।
अगला अपने इसके केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर अपने आ जाएगा वही बीजोपचार। बीजों को 2.5 ग्राम मैनकोजेब से उपचारित करके बुआई करें। सीड ट्रीटमेंट थायरम और कैप्टान से बीजों को मैनकोजेब 2.5 ग्राम से उपचारित करके बुआई करेंगे। और थायरम या कैप्टान 3 से 4 ग्राम प्रति केजी सीड को उपचारित करके अपन इसके बाद में इसकी बुआई करेंगे। अगला जो अपने 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना आया हुआ बैंगन की लघु पत्ती रोग के लक्षण, रोगजनक वाहक एवं प्रबंधन लिखिए। तो जो लिटिल लीफ जो रोग है उसका रोगजनक हो जाएगा अपने फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। जो बैंगन के अंदर जो लघु पत्ती रोग है वो अपने फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। और इसका जो वाहक वो हो जाएगा अपने कॉटन लीफ होपर। जो इस रोग को फैलाने वाला जो वाहक है वो है अपने कॉटन लीफ होपर। बहुत ही इसके जो सिम्टम्स देखेंगे वाहक तो हो जाएगा इसका मतलब रोगजनक हो जाएगा इसका फाइटोप्लाज्मा। और वाहक हो जाएगा अपना जो कॉटन का लीफ होपर जो इंसेक्ट है उसके द्वारा इस रोग को फैलाया जाता है। बहुत ही खतरनाक रोग है क्योंकि यह रोग हो जाने पर पौधे पर फल नहीं लगते। जो अपना बैंगन है उसमें फल नहीं आते। अगर ये जो रोग हो जाएगा तो उसके बाद उसमें फल नहीं आएंगे। लगभग 90% हानि इस रोग के होने से फसल में 90% तक हानि हो जाती है। सिम्टम्स पत्तियां छोटी, पतली तथा विकृत आकृति की हो जाती है। पत्तियों का रंग हल्का पीला दिखाई देने लग जाता है। जो पत्तियां वो छोटी रह जाएगी, पत्तियों का रंग हल्का पीला दिखाई देने लग जाएगा। तो इसके सिम्टम्स है स्टैंडर्ड पौधे को हो जाता है क्योंकि इंटरनोड्स छोटे हो जाते हैं। इसकी जो इंटरनोड है वो छोटी रह जाती है। पुष्प बंदे हो जाते हैं, फल सख्त हो जाता है तथा पकने से पहले ही पौधे से अलग हो जाता है। जो अपना बैंगन है वो पकने से पहले ही पौधे से अलग हो जाएगा। और जो इसकी पत्तियां हैं वो छोटी रह जाएगी, मुरझाई हुई दिखाई देगी। और जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। विकृत आकृति की इसकी लीव्स दिखाई देगी। ये तो हो जाएंगे इसके सिम्टम्स। अगला अपना इसका मैनेजमेंट के अंदर है फर्स्ट अपना कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर जो इसकी जो मतलब जो पत्तियां हैं कल्चरल मैनेजमेंट के अपन देखते हैं। जैसे इसकी जो रोगग्रस्त जो पत्तियां हैं उनको अपन खेत से हटा देंगे या फिर जो फसल चक्कर अपनाएंगे। जो इसके जो रोग जनक है वो पत्तियों के अंदर या फिर फसल मृदा के अंदर रहते हैं। तो फसल चक्कर अपनाएंगे तो वो बहुत दिनों के अंदर अपने नष्ट हो जाएंगे। उनको जो प्लांट ही नहीं मिल पाएगा तो वो ग्रोथ कहाँ से करेंगे। तो फर्स्ट अपना कल्चरल मैनेजमेंट उसके अंदर हो जाएगा रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट्स। स्प्रेइंग करेंगे अपन सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड है उसका अपन स्प्रे करेंगे फॉर कंट्रोलिंग वेक्टर। जो इसका रोग वाहक है उसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाएंगे। स्वस्थ या प्रमाणित बीज का उपयोग अपन इस रोग के नियंत्रण के लिए करेंगे। अगला अपने बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन रोगरोधी किसमें लगाएंगे, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। इसका रोगरोधी जो वेराइटीज है बैंगन की जो रोगरोधी वेराइटीज है उनको लगाकर अपन इस डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर जो अपन रसायन काम में लेंगे वो लेंगे टेट्रासाइक्लिन जो रसायन है उसके द्वारा इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला अपने टमाटर के पर्णकुंचन जो टमाटर में लगने वाला जो डिजीज है पर्णकुंचन उसके लक्षण, रोग कारक, वाहक और प्रबंधन। जो टोमेटो का लीफ कर्ल जो डिजीज है उसका जो रोग कारक होगा वो होगा टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ये एक वायरस जनित रोग है। टमाटर का जो पर्णकुंचन जो रोग है ये वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका रोग कारक हो जाएगा वो जाएगा टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। और इसका जो वाहक वो हो जाएगा अपने व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी।
उसका साइंटिफिक नेम वो होता है बेमेसिया टेबेगी। जो सफेद मक्खी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है बेमेसिया टेबेगी। अगला इसके सिम्टम्स, टमाटर के जो पर्णकुंचन रोग है उसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में है स्टैंडिंग आउट ऑफ प्लांट्स, पत्तियों के नीचे पत्तियां नीचे घूम जाती है तथा कर्लिंग दिखाई देने लग जाती है। जो अपना टमाटर का जो पर्णकुंचन अगर रोग होगा तो उसमें पत्तियां नीचे घूम जाती है और कर्लिंग दिखाई देती है। इंटरनोड्स की लंबाई छोटी हो जाती है। बूसी एप्रियंस, जो अपने टमाटर का जो पर्णकुंचन रोग है उसमें जो उसकी टमाटर की जो पत्तियां हैं वो नीचे घूम जाएगी, कर्लिंग दिखाई देगी। तो इसके सिम्टम्स होंगे जो इंटरनोड्स है वो लंबाई में छोटी रह जाती है। अगला अपना इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में नर्सरी को प्रोटेक्टेड कंडीशन में लगाए। जो स्टार्टिंग के अंदर जब अपन इसकी टमाटर की जो नर्सरी तैयार करेंगे वो प्रोटेक्टेड कंडीशन में लगाए। बाजरा जवार का उपयोग बैरियर क्रॉप के रूप में कर सकते हैं। रोग से मुक्त बीजों का उपयोग करेंगे। जो डिजीज रेजिस्टेंट या जो डिजीज फ्री जो सीड है उनका अपन इसके अंदर उपयोग करेंगे नर्सरी के अंदर। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हो जाएगा इसका मैनेजमेंट के अंदर। स्प्रे जो करेंगे अपन वो करेंगे डाइमिथोएट 30 cc का स्प्रे करके इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन। अगला अपने रेजिस्टेंस वेराइटीज, प्रतिरोधक किस्में। जो टमाटर का जो पर्णकुंचन जो रोग है उसकी जो रेजिस्टेंस वेराइटीज है वो अपने अर्का रक्षक और अर्का सम्राट इसकी प्रतिरोधी किस्में हो जाएगी। अगला अपने रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल। जो रोगवाहक है इसका सफेद मक्खी उसको दूर रखने के लिए नीम का तेल 0.2% या नीम की निम्बोली का 5% का छिड़काव अपन करके और इसका मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। अदरक के प्रकंद गलन। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना अदरक के प्रकंद गलन के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन। अदरक का प्रकंद गलन जो इसके लक्षण है, रोगजनक लक्षण और प्रबंधन अपने को इसका लिखना है। तो लक्षण है अदरक के प्रकंद पर सफेद या पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। जो अपनी अदरक है उसके जो प्रकंद है उसके ऊपर सफेद या पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे। प्रकंद का गलना और सड़ना स्टार्ट हो जाता है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये हो गए इसके लक्षण। अगला अपना रोगजनक वो होता है अपने से पाइथियम एकेडिनर्मेटम। जो पाइथियम एकेडिनर्मेटम जो इसका रोगजनक हो जाएगा। अगला अपना इसका मैनेजमेंट के अंदर अपन जो फंगल नाशकों का प्रयोग करेंगे। जो क्योंकि ये जो अपना रोग है ये कवक के द्वारा है तो इसके फंगल जो कवकनाशी है वो अपन इसके अंदर काम में लेंगे और इसका मैनेजमेंट करेंगे। प्रकंद को साफ और सूखा रखें। अदरक की खेती में उचित जल प्रबंधन करें। अदरक के पौधों को नियमित रूप से निरीक्षित करें। अगला अपने अदरक की खेती में जैविक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके और इसका मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। अगला जो डिजीज है वो अपने मूंगफली का टिक्का रोग, उसके लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र और उसका मैनेजमेंट। तो जो टिक्का डिजीज मूंगफली के अंदर होने वाली टिक्का डिजीज है उसके रोगजनक, लक्षण, रोग चक्र और मैनेजमेंट की बात अपन यहाँ करेंगे। फर्स्ट टिक्का, ग्राउंडनट की महत्वपूर्ण रोग है, इसको लीफ स्पॉट डिजीज भी अपन कहते हैं। जो टिक्का रोग है उसको लीफ स्पॉट डिजीज भी अपन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो अर्ली लीफ स्पॉट और एक होती है लेट लीफ स्पॉट। जो अर्ली लीफ स्पॉट जो डिजीज है अर्ली लीफ स्पॉट, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है सर्कोस्पोरा अरेसिटिकोला। और जो लेट लीफ जो स्पॉट है उसका होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम।
सर्कोस्पोरा रेसिडिकुला तो हो जाएगा जो अपने अर्ली लीफ स्पॉट है, और लेट लीफ स्पॉट उसका हो जाएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। जो इसके लक्षण है, पीले और भूरे रंग के जो धब्बे हो जाएंगे, और जो इसका लेट ब्लाइट है उसके अंदर भूरे रंग के धब्बे ही दिखाई देंगे। स्पॉट जो इसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो तो इसमें तो जो अर्ली वाला है उसके अंदर तो स्मॉल साइज के होते हैं, और जो लेट लीफ स्पॉट है उसके अंदर जो स्पॉट्स धब्बे होते हैं वो बिग साइज के होते हैं। एटियोलॉजी, पुरानी फसलों के अवशेष, और जो ऐसे ही ये जो इटियोलॉजी इसका जो रोग चक्कर अपन जो पढ़ेंगे उसमें जो प्राइमरी जो इनोकुलम है वो प्राइमरी इनोकुलम जो पुरानी पत्तियों या अवशेषों के ऊपर रहते हैं। सेकेंडरी जो इनोकुलम हो जाएगा वो हो जाएगा अपने एयरबोर्न कंडीशन। फर्स्ट तो मतलब कि जो फर्स्ट बार जो डिजीज होगा वो अपने पुरानी पत्तियों अवशेषों पर, जो सेकेंडरी जो इनोकुलम होता है वो तो इसका एयरबोर्न कॉन्डिया, एयरबोर्न कॉन्डिया। सिम्टम्स, स्मॉल डार्क ब्राउन स्पॉट, कच्ची अवस्था में पत्तियों का गिरना। सेकंड अपना अर्ली टीका, स्पॉट इज स्मॉल देन लेट टीका। जो लेट टीका है उसकी अपेक्षा इसमें जो अर्ली वाले है उसमें स्मॉल साइज के स्पॉट्स होते हैं। लेट जो टीका है सबसे ज्यादा धब्बे इसी में दिखाई देते हैं, बिग स्पॉट देन अर्ली टीका। जो मूंगफली का जो टिक्का डिजीज है उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उस रोग को फैलने के लिए, ज्यादा रोग किस कंडीशन पे फैलेगा उसके लिए है हाई ह्यूमिडिटी। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो ये रोग ज्यादा फैलेगा, 90% से अधिक आर्द्रता होगी। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर रोग ज्यादा फैलता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अगर इसको ज्यादा मिलेगी तो भी ये रोग ज्यादा फैलता है, और मैग्नीशियम की जहाँ मात्रा कम है वहाँ ये मूंगफली का टिक्का रोग फैलने की संभावना ज्यादा है। तो ये हो गई इसके लिए फेवरेबल कंडीशन। अगला अपने मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर अपना फर्स्ट है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट जो मूंगफली के बीजों को अपन उपचारित करके फिर उसके बाद उसकी बुआई करेंगे। तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे अपने थायरम या कैप्टान 3 से 4 ग्राम प्रति केजी। मैंकोजेब कार्बेंडाजिम 0.1% का स्प्रे करके अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला जो अपना डिजीज है वो है अपने पपीता के पदगलन के लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र और प्रबंधन। ये 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। पपीता के पदगलन जो रोग है उसके लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र और प्रबंधन। तो पपीता का पदगलन जो रोग है उसके जो लक्षण है, लक्षण जो अपन पहले देखेंगे सिम्टम्स। पौधे की छाल फट जाती है, वह शहद के छत्ते नुमा दिखाई देती है। जो अपना पपीता का पौधा है उसकी जो छाल है वो फट जाएगी और जो शहद का जो छत्ता होता है उसके समान दिखाई देने लग जाएगी। इस रोग से ग्रसित पेड़ गिर जाता है। पपीता का जो पेड़ है, पपीता के जो पदगलन जो रोग है उससे ग्रसित जो पौधा होता है वो गिर जाता है। पपीता के पदों का गलना और सड़ना स्टार्ट हो जाता है। पदों पर सफेद या पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। जो पदगलन जो डिजीज है उससे ग्रसित जो पौधा होता है वो गिर जाता है, उसके जो तने की जो छाल होती है वो फटने लग जाती है और शहद के जो छत्ता होता है उसके समान दिखाई देने लग जाती है, और जो तना होता है उसके ऊपर सफेद या पीले रंग के धब्बे अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। रोगजनक है वो इसका फाइटोपथोरा पामीवोरा। जो पदगलन जो डिजीज है उसका जो रोग कारक है वो है फाइटोपथोरा पामीवोरा। अगला इसका रोग चक्र, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल, रोगजनक फंगल स्पोर मर्दा में। स्टार्टिंग के अंदर जो इसका फंगल या स्पोर है वो मर्दा के अंदर रहता है। मर्दा में पपीता के पौधे के पद के संपर्क में, मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो ये पौधे मर्दा के अंदर ही, फंगल जो स्पोर है वो मर्दा के अंदर रहेंगे। जब पद के संपर्क में आएंगे तो फिर वहां ये इसको
रोग को फैलाएंगे, फिर उसके बाद में ये पौधे के अन्य भागों पर फैल जाता है। स्टार्टिंग के अंदर जो फंगल है वो मर्दा के अंदर रहती है, मर्दा से फिर पौधे की जो पत्ता है उसके अंदर आती है, तना आता है, उसके कांटेक्ट में आके फिर पूरे पौधे के अंदर ये फैल जाती है। तो ये हो जाएगी इसकी लाइफ साइकिल। अगला अब इसका मैनेजमेंट कीटनाशी डाइमिथोएट 30 cc 1 ml प्रति लीटर या इमिडा क्लोरप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। इस दवाओं का प्रयोग फल लगने से पहले ही करना चाहिए। फल लगने के बाद स्पिनाइनोसाइड आधा ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। पपीते के बाग के आसपास कद्दू, लौकी, ककड़ी, बैंगन, मिर्च आदि, टमाटर, इनको उगाकर अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला जो डिजीज है वो है अपने पत्ता गोभी के काला सड़न रोग के लक्षण, रोगजनक, रोग चक्कर और मैनेजमेंट। जो अपना जो डिजीज है वो है पत्ता गोभी का काला सड़न, पत्ता गोभी का काला सड़न डिजीज। जिसका रोगजनक है वो है अपने जेंथोमोनास कैंपस्ट्रीज के कारण ये रोग होता है। ये रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इसके जो सिम्टम्स सबसे पहले लक्षण पत्तियों पर नजर आते हैं, जो पीले रंग के वी शेप में होते हैं। जो अपने पपीता का जो काला सड़न रोग है उसके जो सबसे पहले सिम्टम्स अपने को जो दिखाई देंगे वो देंगे पत्तियों के ऊपर जो पीले रंग के वी शेप में होते हैं। पत्तियों के किनारे से तने की ओर वी आकार के पीलापन बढ़ता है। ये धब्बे सिराओं में काले दिखाई देते हैं। संक्रमण बढ़ने पर पत्तियां तथा तना काला होने लगता है तथा पत्तियां गिरने लग जाती है। स्टार्टिंग के अंदर जो इसके सिम्टम्स अपने को दिखाई देंगे वो पत्तियों पर दिखाई देंगे। वी शेप की जो सिराएं हैं वो काली दिखाई देने लग जाएगी, पत्तियां व तना काला होने लग जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स है। अगला अपना रोग चक्र। रोग चक्र में रोगजनक संचरण, फिर पौधे पर हमला होगा, पौधे में इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्टार्टिंग के अंदर जो रोगजनक है उसका संचरण होगा पहले, फिर पौधे में आएगा पहले, फिर पौधे में उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे और पौधे से फिर उसका प्रसार होगा, ज्यादा फैलेगा। फिर उसके बाद वापस वही रोगजनक संचरण मर्दा में रहेगा, जहां भी रहेगा फिर वही लाइफ साइकिल इसकी चलती रहेगी। अगला इसका मैनेजमेंट, कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर अपन इसका होगा स्वस्थ व प्रमाणित बीज का उपयोग, फसल चक्र, रोगग्रस्त पौधों को हटाना, जो इसके जो इफेक्टेड जो प्लांट है उनको हटाकर अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे रोग ज्यादा फैले नहीं। फसल अवशेष नष्ट कर इस बार जो अपने क्रॉप बोई उसके जो फसल बोई है उसके जो अवशेष है फसल के उनको अपन नष्ट कर देंगे, क्योंकि अगले वर्ष अगर अपन फिर वापस वही पत्ता गोभी की क्रॉप लेंगे तो उसमें वापस वही रोग फैलने की संभावना रहती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करके। अगला अपने बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसकी अपन रोगरोधी जो वेराइटीज है, रेजिस्टेंस जो वेराइटीज है उनकी अपन सोविंग करेंगे। अगला अपने केमिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन करेंगे सीड ट्रीटमेंट, ड्रेंचिंग और स्टेप्टोसाइक्लिन का अपन प्रयोग करके इसका मैनेजमेंट अपन कर लेंगे। अगला अपना ये अपने जो 23-24 का पेपर था वो हो गया। अगला जो पेपर है अपने वो है 2022-23 का, 22-23 का पेपर है। बाईस 23 के पेपर में वही वापस डेफिनेशन वगैरह। तो फर्स्ट डेफिनेशन है अपने जैविक नियंत्रण कारक या बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं। ऐसे जीव जो पौधों के रोगजनकों के जैव नियंत्रण करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं वे जैव नियंत्रण कारक कहलाते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट ऐसे जीव जो रोगजनक है उनके जीवों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अपन बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। अगला अपना विषम थैलेसी कवक, ऐसे कवक जिनके
नर और मादा प्रजनन अंग, नर और मादा प्रजनन जो अंग होते हैं वो अलग अलग थैलियों पर होते हैं, उन्हें हेटेरोथैलिक कवक कहते हैं। ऐसे कवक जिनके नर व मादा दोनों जो प्रजनन अंग है वो अलग अलग थैलियों पर होते हैं, उन्हें अपन हेटेरोथैलिक कवक कहते हैं। अगला अपने गुप्त संक्रमण, अगली जो डेफिनेशन है वो अपने है गुप्त संक्रमण। गुप्त संक्रमण ऐसा संक्रमण जिसमें रोगजनक के सक्रिय होने और लक्षण पैदा करने से पहले ही वह रोगजनक मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट कर देता है, उसे कहते हैं अपने गुप्त संक्रमण। अगली जो डेफिनेशन है अपनी वो है अपनी विकल्पी मर्तजीवी। विकल्पी मर्तजीवी ऐसे जीव जो परजीवी होते हैं लेकिन आवश्यकता अनुसार कुछ समय के लिए मर्तजीवी की तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो परजीवी होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए मर्तजीवी की तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे अपन कहते हैं विकल्पी मर्तजीवी। अगला अपने क्लेमाइडो बीजाणु। यह कवक का एक मोटी दीवार वाला बड़ा आराम करने वाला बीजाणु होता है जिसमें कैंडिडा जैसे स्कोमाइकोटा और विभिन्न मर्टिलेरेस प्रजातियां शामिल होती है। अगला जो डिफरेंस है अपना वह अपने अदरक का प्रगंध और मूंगफली का ग्रीवा विगलन जो डिजीज है उनके अंदर अपने को डिफरेंस करना है। तो इसकी जो फर्स्ट है यह कवक के द्वारा होने वाला डिजीज है। जो मूंगफली का ग्रीवा विगलन डिजीज है वो भी कवक के द्वारा ही होता है। इसका जो रोग कारक है वो है पीथियम स्पीसीज और इसका जो कवक का जो नाम है जिसके कारण ये रोग फैलता है वो है एस्परजिलस नाइजर। इसके जो लक्षण है वो है प्रकंद का गलना, सड़ना और पत्तियों का झुलस जाना। जो अदरक का प्रकंद गलन है उसका जो लक्षण है ये प्रकंद का गलना, सड़ना, पत्तियों का झुलस जाना। ग्रीवा का गलना, सड़ना और पत्तियों का झुलस जाना, ये इसका सिम्टम्स हो जाएगा। पौधों, अगला जो सिम्टम्स है वो है डिफरेंस। दोनों पौधों के लक्षण अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों में पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। इसके जो लक्षण है वो है भिन्न, रासायनिक हानि समान होती है। इसके जो लक्षण तो भिन्न भिन्न होते हैं और इसकी जो हानि है वो समान होती है। पौधों की वृद्धि रुकना और उत्पादन कम हो जाना, ये हो गया इनके अंदर डिफरेंस। अगला जो डिफरेंस है वो है गवार की अल्टरनेरिया अंगमारी और मूंग की जाल अंगमारी जो डिजीज है उनके अंदर अपने को डिफरेंस करना है। तो इसका जो रोगजनक है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई और इसका जो रोगजनक है वो है एरियोप्सिस मुंगोनिस। जो रोगजनक है वो है इसका तो अल्टरनेरिया सोलेनी और इसका जो है वो है एरियोप्सिस मुंगोनिस। जो इसके लक्षण है, लक्षण पत्तियों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे। इसके जो लक्षण है वो है पत्तियों पर सफेद रंग का जालीनुमा आवेशण बन जाता है। पौधों की वृद्धि रुकना, पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी जिसके कारण उत्पादन भी कम होगा। इसमें भी पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और उत्पादन कम होगा। ये हो गया इसके अंदर डिफरेंस। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है भिंडी का पित्तशिरा मोजेक रोग, उसके लक्षण, रोग कारक और उसका केमिकल मैनेजमेंट। बुआई के 30 दिन बाद 35 दिन बाद होता है तो उत्पादन में 94% इसकी हानि होती है। जो अपने मूंगफली का जो भिंडी का जो पित्तशिरा मोजेक रोग है ये अगर बुआई के 35 दिन बाद अगर रोग फैलता है तो उसमें फसल के अंदर 94% हानि होती है और बुआई के 50 दिन बाद अगर ये रोग फैलता है तो 84% तक अपने को क्रॉप के अंदर हानि होती है। अगला इसके सिम्टम्स, रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों की सिराएं पीली पड़ने लग जाती है। तो अपना रोगग्रस्त जो पौधा है उसकी पत्तियों की जो सिराएं हैं वो पीली पड़ने लग जाती है। पत्तियों में पीली सिराओं का जाल
बन जाता है तथा क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। जो अपनी पित्त सिरा जो डिजीज है उसमें जो इसकी सिराएं हैं वो पीली पड़ने लग जाती है, और पीली पड़ने के बाद उसमें सिराओं के अंदर जाल का निर्माण हो जाता है और क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। क्लोरोफिल अगर इसके अंदर नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो भी रुक जाती है। या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। फल छोटे व पीलापन लिए हुए होते हैं, तो इसके फल होते हैं वो छोटे और पीलापन लिए होते हैं, जिसके कारण अपने को यील्ड के अंदर लॉस होता है। इसकी यील्ड जो अपने को प्राप्त होगी वो कम प्राप्त होगी। जो इसका रोग कारक है वो है विषाणु द्वारा ये फैलने वाला रोग है। तो भिंडी का पित्त सिरा मोजेक वायरस जो होता है उसका रोग कारक होता है, और जो इसका रोग वाहक होता है वो होता है अपने सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, जो इसकी रोग कारक होती है, रोग वाहक। अगला अपने इसका मैनेजमेंट करेंगे तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस वेराइटीज है भिंडी की, जो पित्त सिरा मोजेक रोग के लिए जो रेजिस्टेंट वेराइटीज है उनकी अपन बुआई करेंगे। तो फर्स्ट जो अपनी वो है परभनी क्रांति, अर्का अभय और पंजाब पद्मिनी, इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हो जाएगी। केमिकल जो मैनेजमेंट करेंगे वो अपन करेंगे सैलिसिलिक अम्ल 50 ppm। अगला अपने एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल 200 ppm मात्रा, बेंजोइक अम्ल 100 ppm मात्रा का प्रयोग करके अपन इसका मैनेजमेंट करेंगे। तीनों में से कोई एक रसायन का छिड़काव करके अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। रोग वाहक को मारने के लिए डाइमेथोएट 0.05% का 4 से 5 बार छिड़काव करेंगे तो इसका जो रोग वाहक है सफेद मक्खी उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। अगली जो डिजीज है अपने वो है मूंगफली का टिक्का रोग। लक्षण, रोग कारक एवं रासायनिक नियंत्रण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है अपने वो 2023 का जो पेपर था उसके अंदर अपन ने देख लिया। अगला अपने केले का सिगाटोका रोग के लक्षण, रोगजनक एवं प्रबंधन लिखिए। जो केले का सिगाटोका जो रोग है उसके लक्षण, रोगजनक और मैनेजमेंट अपने को बताना है। लक्षण, रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां छोटी व भूरे रंग के धब्बे युक्त हो जाती है। जो अपने सिगाटोका जो केले का जो सिगाटोका जो रोग है उसके अंदर जो पौधे की पत्तियां छोटी भूरे रंग की और धब्बे युक्त हो जाएगी। फल छोटे आकार के कोणित ही रहते हैं। यह रोग वर्षा के मौसम में जब तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस हो तो तेजी से फैलता है। जो केले का जो सिगाटोका रोग है उसके फैलने के लिए जो सुटेबल जो टेम्परेचर है वो है अपने 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर यह रोग ज्यादा हानि पहुंचाता है, ज्यादा फैलता है। पौधे की वृद्धि रुकना और उत्पादन कम होना, ये इसके सिम्टम्स है। पत्तियों का झुलस जाना और सूख जाना, ये सिगाटोका जो अपना रोग है उसके सिम्टम्स हो गए। अगला अपने जो इसका रोगजनक वो है माइकोस्पेरिया म्यूसिकोला, जो और ये एक कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला इसका मैनेजमेंट या रोकथाम हेतु जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, उचित पादप अंतराल रखें। जो रोकथाम के लिए जो केले का जो पौधा है वहां ज्यादा पानी भरकर ना रखे और उचित अंतराल पर केले के पौधों को लगाए। पौधे के संक्रमित भाग निकाल दें। केमिकल मैनेजमेंट, रसायन में अपन काम में लेंगे। रसायन में डाइथेन M45 और जिनेब डाइथेन Z78 0.1% की दर से नियंत्रण अंतराल पर छिड़काव अपन इसका करेंगे। ये हो जाएगा इसका केमिकल मैनेजमेंट। अगला जो डिजीज है वो है टमाटर का जीवाणु उकटा रोग, उसके लक्षण, प्रबंधन अपने को बताना है। 5th का सेकंड क्वेश्चन, टमाटर का जीवाणु उकटा रोग एक महत्वपूर्ण
रोग है। इसके सिम्टम्स, पत्तियों पर छोटे 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 भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। पत्तियों का झुलस जाना या सूख जाना। तनों पर काले रंग के धब्बे दिखाई देना। फलों का सड़ना व गिरना। पौधों की वृद्धि रुकना और उत्पादन कम हो जाने, ये हो जाएंगे इसके सिम्टम्स। अगला अपना इसका रोगजनक वो है स्यूडोमोनास सोलानिसीरम। इसका रोगजनक हो जाएगा, ये एक जीवाणु जनित रोग है। स्यूडोमोनास सोलानिसीरम इसका जीवाणु जनित रोग है ये। अगला इसका मैनेजमेंट, फसल चक्र अपनाना, खेत में रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना। जो अपन इसका कल्चरल मैनेजमेंट करेंगे उसके अंदर आता है फसल चक्र अपनाना, खेत में रोगग्रस्त जो पौधे उनको नष्ट कर देना। और केमिकल मैनेजमेंट में अपन लेंगे जीवाणुनाशकों का प्रयोग करना। जो जीवाणुनाशक जो जितने भी हैं वो आगे मैं आपको लास्ट में एक पीडीएफ में बताऊंगी कि कवकनाशियों का अपन मैनेजमेंट किन किन रसायनों का प्रयोग करके करेंगे, और जो जीवाणुनाशी है उनका मैनेजमेंट अपन कौन कौन से रसायन काम में लेके करेंगे। जैविक नियंत्रण अपनाना चाहिए। जैविक नियंत्रण के अंदर हो जाएगा अपने जो रेजिस्टेंस वेराइटीज है उनको अपन काम में लेके इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला अपने पपीता का पदगलन रोग के लक्षण, रोगजनक व प्रबंधन। ये वाला क्वेश्चन अपने पीछे वाले पेपर में देख लिया था। 2023-24 का जो पेपर है उसके अंदर अपन ने ये वाला डिजीज पढ़ लिया। पपीता का पदगलन रोग के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन का वर्णन करना है। अगला जो डिजीज है वो अपना चावल के ब्लास्ट रोग के लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने 2023-24 के पेपर में कर लिया। चावल का ब्लास्ट रोग, ये भी 3 से 4 बार आया हुआ, पुराने पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट है, आगे भी आ सकता है। अगला अपने कपास के जीवाणु अंगमारी रोग के लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। इस रोग को कोणीय पत्ती धब्बा एवं काली भुजा रोग के नाम से भी जानते हैं। जो कपास का जीवाणु अंगमारी रोग है उसको कोणीय पत्ती धब्बा और काली भुजा रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके सिम्टम्स, जड़ों के अलावा पौधों के सभी भागों पर इसका संक्रमण होता है। जो इसकी जो जड़ होती है कपास की, उसके अलावा पौधे के सभी भागों पर इसका संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा इसके लक्षणों को 3 भागों में बांटे गए हैं। नवजात पादप अंगमारी, इसमें जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। कोणीय अंगमारी, ये परिपक्व पौधे पर दिखाई देती है। पहले जलासिक्त धब्बे, बाद में यह काले भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। जो अपने कपास का जो डिजीज है उसके 3 नवजात पादप अंगमारी के रूप में इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो नवजात पादप अंगमारी, कोणीय अंगमारी और एक काली भुजा अंगमारी। काली भुजा जो स्टेज है उसमें जो ये तनाव है, शाखाओं पर गहरे भूरे एवं काले रंग के रेखीय धब्बे अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। टहनियां सूखकर काले पड़ जाती है, इसलिए इस काली भुजा अवस्था कहते हैं। इसका जो रोगजनक है वो है जीवाणु के द्वारा ये होने वाला रोग है, जीवाणु के द्वारा। तो इसका रोगजनक है वो है जीवाणु का जो नाम है वो है अपने जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवार मालवेसियम। जो इसका रोग कारक है वो हो जाएगा जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवार मालवेसियम। इसका रोगजनक। अगला इसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में अपना फर्स्ट कल्चरल मैनेजमेंट अपन पिछले करते आ रहे हैं कि फसल चक्र अपनाकर फसल में जो खेत के अंदर जो अवशेष है उनको नष्ट करके इस तरह अपन इसका मैनेजमेंट करेंगे। जो पिछले अपने बाजरे की फसल में जो मैनेजमेंट बताया था कल्चरल, सेम एज वही आएगा यहाँ भी। अगला अपने रासायनिक मैनेजमेंट में बीजों को कई
बीजों को रुई रहित करना। इसके लिए बुआई से पूर्व सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml प्रति केजी बीज में उसके बीजों को जो अपन उपचारित कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक डुबोने के बाद साफ पानी से धोकर इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। अगला अपने इसके बाद 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन से उपचारित करेंगे। फर्स्ट तो अपने जो सल्फ्यूरिक अम्ल उससे बीजों को उपचारित करके फिर उसके बाद में 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन से उपचारित करेंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 1000 ppm के घोल में बीजों को 8 से 10 घंटे सुखाने के बाद ही अपन इसकी बुआई करेंगे। अगला अपना जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आएगा पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व स्यूडोमोनास फ्लोरोसेस का पानीय छिड़काव करेंगे। जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेस है उसका पानीय छिड़काव करेंगे। रोगरोधी किस्में जो अपने जीवाणुमारी जो रोग है कपास का उसके लिए जो रेजिस्टेंट जो वेराइटीज है वो है LDH 11, LDH 91, सुजाता और बदनावर फर्स्ट। ये इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज की अपन बुआई करेंगे जिससे रोग का प्रकोप कम रहे। अगला अपने बाजरे के अर्गट रोग के लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र व चित्र और प्रबंधन को समझाइए। जो अपना बाजरे का जो अर्गट रोग है उसका रोगजनक, रोग लक्षण और उसका जो प्रबंधन है उसको अपने को बताना है। तो अर्गट का जो सामान्य अर्थ है वो है स्क्लेरोसियम। जो इसका अर्गट का जो सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है स्क्लेरोसियम। लक्षण, इस रोग के लक्षण पुष्पावस्था के समय दिखाई देते हैं। रोग के लक्षणों के आधार पर 2 भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट तो है मधु बिंदु अवस्था और सेकंड है इसकी स्क्लेरोसिया अवस्था। मधु बिंदु अवस्था, रोग के इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद के रंग की द्रवीय पदार्थ की बूंदे बालियों पर दिखाई पड़ती है जो बाद में भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बालियों पर फैल जाती है। इस कारण इस रोग को बाजरे का चेपा रोग कहते हैं। जो फर्स्ट जो स्टेज है इसकी वो हनी ड्यू स्टेज। जो पुष्पा जिस टाइम पे जो बालियां बनती है, जिस टाइम पे छोटी छोटी बालियां बनना स्टार्ट ही होती है उस टाइम पे जो सिट्टा बनने स्टार्ट होता है उसमें छोटी छोटी गुलाबी रंग की शहद की द्रवीय पदार्थ की बूंदें अपने को दिखाई देती है जो बाद में भूरे रंग की हो जाती है। जो कॉमन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि इस बार तो हमारे बाजरे के अंदर गोंद ज्यादा हो गया, तो वो यही है मधु बिंदु अवस्था। इसके कारण जो बाजरे के अंदर जो गोंद हो जाता है वो इसी की वजह से होता है। अगला अपने इसके रोसिया अवस्था, मधु बिंदु अवस्था के बाद के 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों में दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के इसके रोसिया बन जाते हैं। अगला इसका रोगजनक। रोगजनक ये कवक के द्वारा होता है। जो बाजरे का जो अर्गट रोग है वो कवक के द्वारा होता है और उस कवक का जो कवक है वो है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेविसेप्स जो फ्यूजिफॉर्मिस जो कवक है उसके द्वारा ये रोग होता है। अगला इसका रोग चक्र। रोग चक्र में है प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम जो मर्दा के अंदर ये बीज के ऊपर, ये बीज जनित रोग है, बीज के ऊपर ये जो इसके इनोकुलम जो कवक के जो फंगस के जो रोग कारक है वो बीजों के ऊपर रहता है। बीजों से नए पौधों में संक्रमण करेगा, फिर कवक का प्रसार होगा और नए पौधों पर संक्रमण। कवक का प्रसार स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइमरी इनोकुलम वो नए पौधे पर संक्रमण करेंगे, नए पौधे से उस कवक का प्रसार होगा, प्रसार से नए पौधों पर संक्रमण और वापस वही प्राइमरी इनोकुलम बीजों के ऊपर वो रहेंगे कवक। प्रबंधन में हो जाएगा इसका कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट में है खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, स्वस्थ व स्क्लेरोसिया मुक्त बीज की बुआई करें।
फर्स्ट तो जाएगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, स्वस्थ व प्रमाणित ये स्क्लेरोसिया से मुक्त बीजों का प्रयोग। अगेती बुआई करके रोग का प्रकोप कम कर सकते हैं। खेत में रोगग्रस्त बालियों को नष्ट कर देंगे। खेत में फसल कटाई के बाद पेड़ अवशेषों को जला देंगे। जो खेत में फसल अवशेष की फसल कटाई के बाद जो पौधे के जो अवशेष है उनको अपन जलाकर नष्ट कर देंगे। तो ये हो गया इसका कल्चरल मैनेजमेंट। अगला अपने केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट में खड़ी फसल में रोग को नियंत्रण करने हेतु कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। कवकनाशियों के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बेंडाजिम। अगला इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा जैविक नियंत्रण हेतु फ्यूजेरियम सम्बुसिनम। फ्यूजेरियम सम्बुसिनम नामक जो कवक है उसका प्रयोग करेंगे अपन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में। और जो इसकी रेजिस्टेंट जो वेराइटीज है, जो बाजरे का जो अर्गट रोग है उसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज पूसा 23, WCC 75, ICMS 88088 आदि का प्रयोग करके अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो बाजरे का जो अर्गट जो डिजीज है उसका बायोलॉजिकल, कल्चरल और केमिकल मैनेजमेंट करके अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगला जो अपने 22-23 का पेपर हो गया। अगला जो अपना पेपर है वो है 2020-21 का। 2020-21 का पेपर। इसमें डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अपने रोग चक्र, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल पौधे में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम जिसमें रोगजनक विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा परपोषी पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होता है, उसे अपन कहते हैं रोग चक्र। अगली जो डेफिनेशन है वो है अपने जैवपोषी, ऐसे परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर ही व्यतीत करते हैं जैवपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वो है अपने एल्बुगो एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा पक्सिनिया, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला अपने रोग त्रिकोण या डिजीज ट्रायंगल, ये होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं का परिणाम है। जो अपने होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट होती है उन तीनों के बीच में होने वाली अंतर क्रियाओं का परिणाम ही डिजीज ट्रायंगल कहलाता है। डिजीज ट्रायंगल के अंदर आता है पैथोजन, एनवायरमेंट और होस्ट। अगली जो अपनी डेफिनेशन है वो है बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रण, वह प्रक्रिया जिसमें पौधों में रोगजनकों के नियंत्रण करने हेतु दूसरे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ऐसे उसे कहते हैं अपन बायो कंट्रोल या जैव नियंत्रण। दूसरे सूक्ष्म जीवों या जीवों का उपयोग अपन एक जीव के नियंत्रण के लिए करते हैं, उसे अपन कहते हैं बायो कंट्रोल। अगले अपने मृदा सौरीकरण या सोयल सोलेराइजेशन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से मृदा का तापमान बढ़ाया जाता है। वह माध्यम जिसमें सौर ऊर्जा, वह प्रक्रिया जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से मृदा का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जाता है ताकि मृदा में उपस्थित हानिकारक रोग के रोगजनक नष्ट हो जाए। मृदा के अंदर जो हानिकारक जो रोग है उनके जो रोगजनक रहते हैं वो नष्ट हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, इसलिए मृदा का जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उसे ही अपना सॉइल सोलेराइजेशन या मृदा सौरीकरण कहते हैं। अगला अपने डिफरेंस, डिफरेंस अपना जड़गलन रोग और उकठा, रूट रॉट डिजीज और विल्ट जो डिजीज है उनके अंदर अपने को डिफरेंस करना है। तो फर्स्ट है अपना रोगजनक, जो जड़गलन जो रोग है उसका जो रोगजनक है वो है राइजोक्टोनिया। और जो विल्ट जो डिजीज है अपने जो विल्ट डिजीज है, उकटा रोग है, उसका जो रोगजनक है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम।
इस रोग में मूसला जड़ की छाल काली हो जाती है। जो अपनी मूसला जो जड़ है उसकी जो छाल होती है वो काली हो जाती है। इस रोग में छाल हटाकर देखने पर काले रंग की धारियां अपने को दिखाई देगी। जो उकटा जो डिजीज है उसके अंदर जो छाल होती है उसको हटाकर देखने पर अपने को काले रंग की धारियां दिखाई देगी। अचानक पौधों की पत्तियां पीले रंग की होकर सूख जाती है। इस रोग का प्राथमिक लक्षण है। खेत में पर्याप्त नमी होने के बावजूद पौधे का हरे मुरझा जाना। जो अपनी विल्ट डिजीज है, तो पौधा अपने को बिल्कुल हरा दिखाई देता है, तो हरे का हरा जो पौधा होता है वही सूख जाता है, उसे अपन कहते हैं विल्ट डिजीज। अगला जो डिफरेंस है वो है अपने छाचिया आसिता या मर्दुरोमिलासिता, पाउडरी मिल्ड्यू और जो डाउनी मिल्ड्यू है, इन दोनों के अंदर अपने को डिफरेंस करना है। इस रोग में पत्ती की दोनों सतह पर लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें पत्ती की निचली सतह पर लक्षण प्रकट होते हैं। जो अपनी पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर तो पत्ती की जो दोनों सतह होती है, ऊपरी और निचली सतह, उन दोनों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और जो डाउनी मिल्ड्यू उस पर निचली जो सतह होती है उस पर इसकी सिम्टम्स दिखाई देते अपने को। इस रोग के रोगजनक के बीजाणु हवा के माध्यम से संचरित होते हैं। इस रोग के रोगजनक के बीजाणु पानी के द्वारा संचरित होते। जो इसका जो माध्यम होता है फैलने का, वो तो इसका तो होता है हवा और उसका होता है सिंचाई या पानी। इस रोग इस पौधे में कम नुकसान पहुंचाता है। जो अपना जो पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है वो पौधे में कम नुकसान पहुंचाता है। किसकी तुलना में? डाउनी मिल्ड्यू की तुलना में। इसमें पौधों में नुकसान अधिक होता है। पाउडरी मिल्ड्यू की तुलना के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है वो अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसमें रोगजनक पोषण पत्ती के उत्कों से प्राप्त करते हैं। जो अपने पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है उसके अंदर जो पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है उसके अंदर जो रोगजनक है वो पोषण पत्ती के उत्कों से प्राप्त नहीं करते। इसमें रोगजनक पोषण पत्ती के उत्कों से प्राप्त करता है। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर तो पत्ती के जो उत्तक है उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करेगा, और जो अपने पाउडरी मिल्ड्यू उसके अंदर वो अपनी पत्ती के जो उत्तक है उनसे अपना पोषण प्राप्त नहीं करता। अगली जो अपनी डिजीज है वो है केले का बंची टॉप रोग। 5 नंबर का जो 5वें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने केले का बंची टॉप। ये लगभग 1 से 1.5 पेज में अपने को कंप्लीट करना होता है। केले का बंची टॉप रोग विषाणु द्वारा फैलता है। इसका जो रोगवाहक है वो है एफिड। इसका रोग कारक तो हो जाएगा इसका विषाणु, और रोगवाहक हो जाएगा एफिड। इसके लक्षण: पौधों की पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में ही खुल जाती है। सिरे पर सघन पर्ण गुच्छ बनाती है। उन पर गहरे हरे रंग के धब्बे व धारियां स्पष्ट दिखाई देने लगती है। देर से संक्रमित पौधों में फलों के गुच्छे आकार में छोटे रह जाते हैं। जो देर से संक्रमित पौधों के अंदर जो फलों के गुच्छे हैं वो आकार में छोटे रह जाते हैं। प्रबंधन: इसका जो मैनेजमेंट है वो रोग रहित सकर्स का प्रयोग करना चाहिए। बाग में रोगी पौधों का पता लगते ही उसे समूल उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। मूल से ही तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। कीटनाशी जो रसायन काम में लेंगे वो लेंगे अपन डाइमिथोएट 30 cc या मिथाइल डेमेटोन 1 ml प्रति लीटर पानी के घोल में छिड़काव करके इसका मैनेजमेंट करेंगे। डाइमिथोएट 30 cc और मिथाइल डेमेटोन 25 cc 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। अगला जो डिजीज है वो है हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज। बाजरे का जो ग्रीन ईयर डिजीज है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023-24 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने मूंगफली के टिक्का रोग। मूंगफली के टिक्का रोग का रोगजनक भारतीय परिस्थिति में उत्तरजीविता और नियंत्रण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपने 2023-24 के पेपर में आया हुआ है। अगली जो डिजीज है वो है तिल के पुष्पगुच्छ रोग के रोगजनक
विशिष्ट लक्षण एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। जो अपने तिल का जो फाइलोडी जो डिजीज होता है उसके बारे में अपने को उसका रोगजनक, उसके विशिष्ट लक्षण और उसका मैनेजमेंट अपने को बताना है। सिस्टेम फाइलोडी जो इसका रोग कारक होता है वो तो होता है फाइटोप्लाज्मा, और इसका जो वाहक होता है वो होता है जेसिड। रोग कारक तो हो जाएगा फाइटोप्लाज्मा और वाहक हो जाएगा इसका जेसिड। इसके जो सिम्टम्स, पुष्प भाग पर ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है। जो इसकी पत्तियां, जो इसका पुष्प भाग होता है वो ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। जो पुष्प होता है वो पत्तियों के अंदर रूपांतरित हो जाता है। फाइलोडी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती है। तो ये हो जाएगी इसकी सिम्टम्स की। उसका जो पुष्प ग्राम होता है वो तो पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है, पत्तियां छोटी रह जाती है और फाइलोडी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। अगला हो जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हो जाएगा रोगग्रस्त पौधों को हटाना, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट जो करेंगे वो अपन इमिडाक्लोप्रिड 7.5 ml प्रति kg की दर से अपन इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे। अगला अपने फसल चक्र अपनाएंगे और रोगरोधी किस्में काम में लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने कपास के ब्लैक आर्म रोग के लक्षण, रोगजनक के अनुकूल कारक, रोग चक्र, उसका मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी अपन ने 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में, पेपर सॉल्यूशन में देख लिया पीछे, तो हम वहां से देख लेना इसको। अगला अपने पपीता के वलय धब्बा रोग। पपीता के वलय धब्बा रोग के रोगजनक, लक्षण, रोग चक्र और उसका मैनेजमेंट को सविस्तार बताइए। तो रोगजनक जो हो जाएगा उससे होगा पर्णकुंचन, लीफ कर्ल या मोजेक वायरस। ये तो हो जाएगा इसका रोगजनक। ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है पपीता का वलय धब्बा रोग। अगला इसके सिम्टम्स पर्णकुंचन रोग से पत्तियां आकार में छोटी, कुंचित, विकृत और सिकुड़न लिए हुए मोटी सिराओं वाली उल्टे प्याले के रूप में नीचे की तरफ भीतर की ओर मुड़ जाती है। जो पपीते की जो पत्तियां हैं आकार में छोटी, कुंचित और विकृत का मतलब संरचना बिगड़ी हुई, मोटी सिराओं वाली, उसकी जो सिराएं हैं वो मोटी हो जाएगी, उल्टे प्याले के रूप में नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। जो पत्तियां होती है वो सीधी होती है तो उल्टे प्याले के रूप में नीचे मुड़ जाएगी। इसके सिम्टम्स है। अगला मोजेक रोग से नई पत्तियों पर चित्तक, ब्राउनपन व सिकुड़न सबसे पहले दिखाई देते हैं। अगला फल छोटे, विकृत आकार के। जो इसके पपीता के जो फल है वो छोटे और विकृत आकृति के दिखाई देते हैं। अगला अपने इसका मैनेजमेंट रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंक देना। पपीता के पास में टमाटर व तंबाकू को नहीं लगाना चाहिए। इसके मैनेजमेंट में आ जाएगा कि प्रभावित पौधों को उखाड़ कर फेंक दे। तंबाकू और जो टमाटर है उसकी क्रॉप को कभी भी पपीते के पास नहीं लेना चाहिए। कीटनाशी डाइमिथोएट 30 cc या इमिडाक्लोप्रिड का घोल बनाकर छिड़काव अपन करेंगे। ये हो गया इसका मैनेजमेंट। अगला है बाजरे का मर्दूरोमिलासिता रोग। ये भी अपन ने 2023-24 के पेपर में देख लिया। और इसका जो मैनेजमेंट वहां अपन ने रासायनिक मैनेजमेंट देख लिया था और पूछा भी यही था वहां, रासायनिक मैनेजमेंट। यहाँ इसका पूरा मैनेजमेंट पूछा है तो इसमें अपन कल्चरल और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और देख लेते हैं। कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा इसके स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत में पड़ी सभी पौधों अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। जमीन में गहरा गाड़ देना चाहिए। अगला अपना इसका जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर आ जाएगा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एवं ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजों को उपचारित एवं पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। रोगरोधी वेराइटीज पूसा मोती, पूसा 23, WCC 75, ICMH 451, 451 या राज 171 जो वेराइटीज है उनको अपन काम में लेंगे। तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और कल्चरल मैनेजमेंट। रासायनिक मैनेजमेंट अपन ने पीछे देख लिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है चाय के लाल रोग। जो चाय का जो रेड रोट जो डिजीज है
लाल रोग की महत्वता, लक्षण, रोगजनक, फैलाव, अनुकूलन कारक एवं प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। चाय के लाल रोली रोग, जो चाय का है, जो टी का जो रेड रस्ट जो डिजीज है उसके बारे में अपने को देखना है। एक महत्वपूर्ण रोग है जो चाय की खेती में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह रोग चाय की पत्तियों और तनों पर हमला करता है, पौधों की वृद्धि और उत्पादन को भी प्रभावित करता है। पत्तियों और तनों पर हमला करता है, जिससे उसकी जो अपने को जो चाय की जो यील्ड प्राप्त होनी चाहिए थी वो उससे कम अपने को यील्ड प्राप्त होगी। अगला इसके सिम्टम्स, लक्षण। चाय के लाल रोली रोग के लक्षण, पत्तियों पर लाल भूरे रंग के धब्बे, तनों पर लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगेंगे, पत्तियों का झुलस जाना, पौधों की वृद्धि कम हो जाना, ये इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। रोगजनक हो जाएगा सर्कोस्पोरा थ्रुई। जो अपन रोगजनक लिखेंगे, किसी भी डिजीज का अपन रोगजनक लिखेंगे, रोगजनक का जो साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसके नीचे अपन ऐसे अंडरलाइन करके आएंगे। चाय के लाल रोली रोग का फैलाव फंगस या शैवाल द्वारा होता है। फैलाव किसके द्वारा ये फैलता है रोग? वायु द्वारा, पानी द्वारा और कीटों द्वारा, इन तीनों के द्वारा ये रोग फैलता है। जो चाय का जो रेड रस्ट जो डिजीज है वो वायु द्वारा, पानी द्वारा और कीटों द्वारा, इन तीनों के द्वारा फैलता है। अनुकूलतम कारण, जो इस रोग को फैलाने वाले की अनुकूल जो कारक है वो क्या क्या है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा ऋतु, इन तीनों के द्वारा ये रोग ज्यादा फैलता है। अगला इसका मैनेजमेंट फंगल नाशकों का प्रयोग करके, जो कवकनाशी है उनका, कीटनाशकों का प्रयोग करके। कीटनाशकों का प्रयोग अपन करेंगे कि ये कीटों के द्वारा भी इसका फैलाव हो रहा है, तो कीटनाशकों का प्रयोग करके, स्वच्छता का ध्यान रखकर, पौधों की वृद्धि, पौधों की देखभाल करके, प्रतिरोधी इसकी जो रेजिस्टेंस वेराइटीज है उनको अपन काम में लेके इसका मैनेजमेंट करेंगे। महत्वता कि चाय की जो महत्वता, चाय की उत्पादकता में कमी। जो इस रोग की जो महत्वता वो क्या है? चाय की उत्पादकता में कमी हो जाएगी इस रोग के कारण। पौधों की वृद्धि में बाधा, आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिकली अपने को नुकसान उठाना पड़ता है। अगला जो पेपर है वो अपने 2021-22 का जो पेपर है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अपने डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग में ही होने वाला मृदा जनित कवक रोग, जिसमें फैलने से सीडलिंग मुरझाने लगती है तथा मृदा की सतह के पास से तना भी गल जाता है। अगला जो इंसेक्ट, अगली जो डेफिनेशन है अपनी वो है वेक्टर या वाहक। वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करता है उसे वाहक या रोगवाहक कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका सफेद मक्खी। वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करता है उसे अपने रोगवाहक कहते हैं। मोनोसाइक्लिक डिजीज, वह डिजीज जो प्रति फसल चक्र में केवल एक ही बार संक्रमण उत्पन्न करते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज कहलाते हैं। इनके पैथोजन में केवल प्राइमरी इनोकुलम ही शामिल होता है। जो मोनोसाइक्लिक जो डिजीज है उसके पैथोजन के अंदर प्राइमरी इनोकुलम ही शामिल होता है। अगला अपना सिग्नेचर चिन्ह है। पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक है उसके भाग की रोग चिन्ह कहलाते हैं। एग्जाम्पल छाछे रोग। अगली डेफिनेशन है वो अपने सिगट होगा। ये केले में उत्पन्न होने वाला लीफ स्पॉट डिजीज है जो माइक्रोस्पेरोला फिजिएंसिस कवक के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों पर येलो और ब्लैक रंग के धब्बे बन जाते हैं। जो पत्तियां उस पर येलो और ब्लैक रंग के धब्बे बन जाते हैं, और ये रोग जो अपने केला में जो लीफ स्पॉट डिजीज है उससे उत्पन्न होता है, सिगट होगा। अगले डिफरेंस में अपना
अगेती पत्ती धब्बा और पचेती पत्ती धब्बा। जो मूंगफली है, मूंगफली के अंदर जो अगेती पत्ती धब्बा और पचेती पत्ती धब्बा जो रोग है उनके अंदर डिफरेंस करना है। इस रोग में धब्बे 3 से 4 सप्ताह के पौधे पर प्रकट होते हैं और इस रोग के धब्बे 6 से 8 सप्ताह के पौधे पर प्रकट होते हैं। धब्बे अनियमित आकार के होते हैं और इसमें धब्बे जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। इसमें कोई आकार फिक्स नहीं होता, किसी भी तरह के इसके जो धब्बे होते हैं वो होते हैं। धब्बे कम तथा आकार में बड़े होते हैं जिनका व्यास 1 से 10 mm का होता है। धब्बे अधिक तथा छोटे छोटे। इसके अंदर तो जो धब्बे होंगे वो कम होंगे लेकिन बड़े आकार के होंगे और इसके अंदर जो धब्बे होंगे वो अधिक होंगे लेकिन छोटे छोटे आकार के होंगे। जो आकार है वो होगा इसका 1 से 6 mm का और इसका होगा 1 से 10 mm का। जो अगला डिफरेंस है अपने, तो ये हो गए अपने पेपर सॉल्यूशन। 4 साल के जो पेपर सॉल्यूशन थे वो अपन ने देख लिए। जो 2021-22 का जो पेपर है इसमें जो आगे वाले क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन, 6वां 7वां क्वेश्चन, ये पिछले वाले जो पेपर है उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप वहां से देख लेना उनको। अगला जो अपने वो है अपने कि अपन जो जितने भी जो डिजीज है उनके अंदर जो मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। कि किसी भी डिजीज का पूछ लिया सीधा कि मैनेजमेंट कीजिए, तो जो अपने फंगल जो कवकों के द्वारा होने वाले जो रोग है उनके लिए जो कवकनाशी अपन काम में लेंगे वो रसायन देखेंगे। और जो जीवाणु से होने वाले रोग है उनमें कौन से रसायन काम में लेंगे, निमेटोड से होने वाले में कौन सा काम में लेंगे, तो ये अपन यहाँ देखेंगे। तो मैनेजमेंट अगर पूछेगा तो अपन उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। फर्स्ट तो अपन लिखेंगे उसके अंदर मैनेजमेंट में आ जाएगा कल्चरल मैनेजमेंट। फर्स्ट है कल्चरल मैनेजमेंट। स्वस्थ व प्रमाणित बीज का उपयोग, फसल चक्र अपनाकर रोगी भाग या रोगग्रस्त पौधों को हटाना, बीजों को गर्म जल से उपचारित। फसल चक्र अपन उनमें अपनाएंगे जिनमें कि जो उसका किसी का रोगजनक है वो मिट्टी के अंदर रह रहा है, उसमें फसल चक्र अपनाएंगे। बीज द्वारा फैलने वाला रोग है तो बीजों को उपचारित करके अपन उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। मिश्रित फसल लेंगे और फसल अवशेष नष्ट करके ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके। ये तो आ जाएगा अपने जो कल्चरल मैनेजमेंट है उसके अंदर। सेम किसी भी डिजीज का अगर मैनेजमेंट पूछ रहा है तो उसमें कल्चरल मैनेजमेंट में ये सब बातें अपने को लिख के आनी है। अगला अपने बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में किसी भी डिजीज का बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है अपने को। तो जो डिजीज है तो उसके लिए जो जिस क्रॉप की जो डिजीज है उसके लिए जो रेजिस्टेंट वेराइटीज जो बनाई गई है उनको अपन काम में लेंगे या बायोलॉजिकल एजेंट का उपयोग करके अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला अपना केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट के अंदर भी अपन ध्यान रखेंगे कि जो डिजीज कर रहे हैं अपन वो कवक द्वारा फैल रही है, विषाणु द्वारा फैल रही है या जीवाणु द्वारा फैल रही है। अगर कवक द्वारा जो डिजीज फैल रही है उस डिजीज के लिए जो अपन रसायन काम में लेंगे वो लेंगे अपन कार्बेंडाजिम, केप्टान, कार्बोक्सिन, प्रोपेकोनेजोल, थायरम, मैंकोजेब और मेटालेक्सिल। ये अपन रसायन काम में लेंगे इसके मैनेजमेंट के लिए। इन रसायनों का प्रयोग अपन सीड ट्रीटमेंट, स्प्रे करने और ड्रेंचिंग के तीनों के काम में ले सकते हैं। अगला अपने जीवाणुजनित रोग। जीवाणुजनित जो रोग है उसके नियंत्रण के लिए कौन कौन से रसायन काम में लेंगे। जीवाणुजनित जो भी रोग आएगा उनके नियंत्रण के लिए अपन ये रसायन काम में लेंगे। तो उसमें फर्स्ट है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, स्टेप्टोसाइक्लिन, एग्रीमाइसिन और कार्बोक्सिन। ये रसायन काम में लेंगे। इन रसायनों को अपन बीजोपचार करके बीजोपचार में और स्प्रे करने दोनों के काम में लेंगे। विषाणुजनित जो रोग होंगे उनमें कौन कौन से रसायन काम में लेंगे। इसका प्रयोग वाहक के नियंत्रण के लिए करते हैं। जो वेक्टर होता है उसके नियंत्रण के लिए अपन काम में लेने वाले जो रसायन है वो है इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथोएट और मिथाइल डेमेटोन। इन रसायनों का प्रयोग करके अपन वाहक का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला अपने निमेटोड से अगर कोई डिजीज फैल रही है तो उसके मैनेजमेंट में कौन सा रसायन काम में लेंगे। उसमें लेंगे अपन
एल्डी कार्ब या कार्बोफ्यूरोन। फाइटोप्लाज्मा, उसके लिए अपन काम में लेंगे टेट्रासाइक्लिन। इन रसायनों का प्रयोग करके अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी डिजीज का अपन को मैनेजमेंट पूछ रहा है, अगर सीधा पूछ लेगा कि अगर रासायनिक मैनेजमेंट लिखिए, तो रासायनिक मैनेजमेंट में अपन को केमिकल्स लिखने हैं कि जो कवक द्वारा हो रहे हैं उनमें जो बताया पीछे वो केमिकल काम में लेने। और अगर मैनेजमेंट पूछ रहा है तो मैनेजमेंट अपन करेंगे तो फर्स्ट तो लिखेंगे अपन कल्चरल मैनेजमेंट, उसके बाद लिखेंगे बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद जो केमिकल मैनेजमेंट है वो करेंगे। तो आज अपन ने देखिए पैथो के जो 4-5 साल के जो पुराने पेपर थे, वो अभी तक अपने जो 3-4 थर्ड ईयर के 3 पेपर हो गए, उन तीनों पेपर में आपने देखा होगा जो पुराने साल के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस पेपर को भी ध्यान से पढ़े, हो सकता है इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।